Hello students, my name is Puneet and my subject is history. I am making this video for IGNOU's Nirman campus, which is situated at Sunam. As you can see on the board, my subject is history as I told you earlier. So आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि इतिहास क्या है. So our first question is, what is history? इतिहास पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को इस बात का पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या और हम इसे क्यों पढ़ते हैं. इसे जानने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं. सो दोस्तों, हिस्ट्री या इतिहास जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड historia. Greek word historia, which means to inquire something, किसी चीज की छानबीन करना. सबसे पहले ग्रीको रोमन वॉर जब हुई तब इस शब्द का प्रयोग किया गया, हिस्टोरिया से फिर आगे ये शब्द हमारे पास आता है जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं. इतिहास को अगर सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में हम अगर इसकी बात करें तो इतिहास है जो घटनाएं पूर्व में बीत चुकी हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनकी जानकारी रखना, वो इतिहास कहलाता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इतिहास और लिटरेचर में फर्क क्या होता है. इतिहास जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है और जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो मन की भावनाओं पर निर्भर करता है. बिना तथ्यों के हम इतिहास नहीं लिख सकते. सबसे पहली बात जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि इतिहास लिखने के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता है और तथ्यों के लिए हमें स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वो है स्रोत या सोर्सेस. सोर्सेस क्या होते हैं, स्रोत क्या है. स्टूडेंट्स, स्रोत वो होते हैं जहां से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है. अब मैं इतिहास को अगर आपको और आसानी से समझाऊं तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं. पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री. अब इन तीनों में होता क्या है, अंतर क्या है. प्री हिस्ट्री में जब हम पहले टॉपिक्स की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री में हम बात करते हैं उस समय की, उस काल की जब ना तो भाषा विकसित हुई थी, ना ही इंसान जो है पूर्णतः सामाजिक हुआ था. वी कैन से द लिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उनकी बात हम करते हैं. तो उस समय कोई भी ऐसी भाषा विकसित नहीं हुई थी जिसके बारे में जिससे हमें पता लगे कि उस समय इंसान क्या सोचता था, क्या लिखता था, कुछ ऐसे बारे में पता नहीं लग सकता है. लेकिन इस समय के लिए हम निर्भर करते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर, पुरातात्विक स्रोत. अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि आपने भली भांति सुन रखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता. हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या पता है, कैसे पता है? जो भी हमें पता लगा है वो सब हमने कहां से इकट्ठा किया है? वो हमने इकट्ठा किया है उनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. हमें उनकी बिल्डिंग्स मिली, उनके जो खंडर मिले, उनके जो पॉटरी मिली, उनके जो ऑर्नामेंट्स मिले, वो जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ
जो नगर हमें जमीन दोस्त थे वो निकले, उनसे जो हमें प्राप्त हुआ जानकारी मिली, उससे हम कहते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह की सभ्यता रही होगी। आज भी इस 5000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में नई रिसर्च जो है हमारे सामने आ रही है। अब दूसरा पीरियड है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है दोस्तों? प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है, वो समय है जब इंसान सामाजिक बन रहा था, डेवलप हो रहा था, व्हेन ही डेवलपिंग हिमसेल्फ। तो उस समय उसने जो साइंस लिखे, जो रचनाएं की, पेंटिंग्स की, और ये वो काल है बेसिकली जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का लिंक है। हिस्टोरिकल पीरियड वो होता है जब हमें लिखित रूप से प्राप्त हुए साधन, स्रोत, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी तरह ही और बहुत सारी, जैसे हम इतिहास का पितामह कहते हैं हेरोडोटस को, ग्रीको रोमन वॉर्स पर जो उसने लिखा, जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि हेरोडोटस जो है इतिहास का पितामह माना जाता है। सो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अब हमने बात की सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। स्रोत वो हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले पुरातन समय में जो लिखा गया वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से नहीं लिखा गया था, वो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से लिखा गया था, साहित्यिक प्रवृत्ति से लिखा गया था। तो साहित्य में से इतिहास कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। जैसे अगर कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन शब्दों में मैं कहूं कि इतिहास में मिथिहास की मिलावट है। अब इतिहास में जब मिथिहास की मिलावट हो रही है तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से, तब we can say that the prime objective of the historian is to attain objectivity। जब तक हम पूर्णतः निष्पक्षता हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम इतिहास की सही रचना नहीं कर सकते। तो इतिहासकार के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है ऑब्जेक्टिविटी हासिल करना 100%। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन जितनी दूर जा सके उसको जाना होता है, और ऑब्जेक्टिविटी हासिल करना, निष्पक्षता से इतिहास लिखना, ये इतिहास का प्रथम कर्तव्य है। सो जो हमें धार्मिक इतिहास लिटरेचर मिला, साहित्य मिला, उनमें से ऐतिहासिक जानकारी कैसे निकालनी है, ये भी इतिहासकार का ही कार्य होता है। इतिहासकार तथ्यों को इस तरीके से निकालता है जैसे जो जो तथ्य उसको आवश्यक हो, उसके लिए आवश्यक हो, उनको निकाल के वो इतिहास की रचना करता है। कई तो ये भी कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज अ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। लेकिन इतिहासकार अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से इतिहास की रचना करता है, वो भी तथ्यों पर आधारित इतिहास की रचना करता है। सो स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ इतिहास की, जो कि तथ्यों पर आधारित है, कुछ समय पहले हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स वी हैव फाउंड जिसमें कि एग्जैक्ट डेट्स हमें पता लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं, जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग। किसी चीज में, किसी पुरानी मिली वस्तु में कार्बन की कितनी मात्रा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी हो सकती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफिकल एनालिसिस, एंड हम ये कह सकते हैं कि और इन काफी सारे टेक्निक से हम इतिहास में और आगे बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता हासिल करने के रास्ते पर। सोर्स या साधन या स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके आधार पर ही हम इतिहास की रचना कर सकते हैं। एक इतिहासकार इन्हीं तथ्यों को साधनों से इकट्ठा कर इतिहास की रचना करता है। अब इतिहासकार का काम क्या है? जैसे उसको स्रोत प्राप्त हुआ, उसमें से जो उसको
तथ्य उनको उनकी छानबीन कर कर जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको मिलते हैं उनके आधार पर वो इतिहास की रचना करता है. So under the literature, yeah, we can say under the literary sources, we can be included Vedic, Buddhist, Jain literature, the epics, Puranas, Sangam literature, सूत्र और अरण्यक, ब्राह्मण, ऐसे कई ग्रंथ हम जो हैं इसमें प्रयोग करते हैं. ये सारे ग्रंथ, अगर हम बात करें कि जब विदेशी इतिहासकार भारत में आए, जब यूरोपियन भारत में आए, यूरोपियनों ने अपना जो है भारत में व्यापार स्थापित किया और जैसे जैसे वो भारत आते गए, अंग्रेज आए, तो जब वो भारत आए, इतिहास की रचना जब उन्होंने की तो उन्हें लगा कि भारतीयों को इतिहास लिखने की समझ नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं था. हमारा इतिहास लिखने का तरीका उनके इतिहास लिखने के तरीके से भिन्न है. हमने जो इतिहास लिखा वो कहानियों के तौर पर लिखा. ऑल अबाउट फेबल्स वी रोट. सो उन फेबल्स, उन कहानियों में बहुत सारी शिक्षाएं छुपी होती थी. साहित्य का एक माध्यम है जो हमारे पुरातन इतिहासकारों ने जिनकी जो रचना की है. लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसे विदेशी इतिहासकारों से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो हम जैसे इतिहास लिख रहे हैं ये उनके स्तर के अनुसार उस पर खरा नहीं बैठता है. लेकिन डजंट मीन कि हमें इतिहास लिखने की सेंस नहीं थी. जो कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि इतिहास लिखना भारतीयों को शायद नहीं पता कैसे लिखा जाता है, लेकिन हमारा इतिहास लिखने का तरीका और उनका इतिहास लिखने का तरीका, इसमें अंतर हो सकता है. लेकिन ये नहीं कि हमने नहीं लिखा जो है इसको किया है. अब हम जो कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के प्रमुखतः जो स्रोत पाए जाते हैं. एक तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में पहले बात कर चुका हूं, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में आपको बता चुका हूं, वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ, सूत्र, हम कह सकते हैं कि और बहुत सारे हमारे पास जो है अरण्यक, ब्राह्मण, संगम लिटरेचर, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज में या साहित्यिक स्रोतों में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं. दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास हैं पुराने सिक्के, मोहरें, भवन और पॉटरी, जिसे हम उनके मृदभांड कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं पुरातन समय के, और जिसके अनुसार हम एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं कि हाँ, इस तरह का उस समय जो है इतिहास इन लोगों का रहा होगा, इन लोगों का सामाजिक जीवन इस तरह का होगा, साहित्यिक आर्थिक जीवन इस तरह का होगा, किस किस तरह का जीवन उन्होंने बताया होगा. इस बात का निर्णय हम उन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर जो है आधारित बनाते हैं. सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उनकी जो लिपि है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है. उसे अभी हमारे जो इतिहासकार हैं पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं. इसलिए हम उनकी जो चित्रिक लिपि है उसको ना पढ़ने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम जो है वो डालते हैं. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर बेस्ड जो है वो सभ्यता हमारे सामने आती है. सो उसके बाद हम जो बात करेंगे वो है कि स्रोत जो होते हैं या जिन्हें हम बात करते हैं सोर्सेज जो होते हैं वो प्राइमरीली दो तरह के होते हैं. पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा जो होता है वो है सेकेंडरी सोर्स. अब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स? प्राइमरी सोर्स वो होता है जो उस समय के दौरान ही लिखा गया हो जब वो घटना घटित हुई, उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. या उस समय के अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स होते हैं. सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं जो इन प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर लिखे गए हो, उन्हें हम सेकेंडरी सोर्सेज का दर्जा में लाते हैं. जैसे किताबें और बहुत सारे ऐसा रिटन मटेरियल जो प्राइमरी सोर्स पर बेस्ड हो, उनको हम जो है दूसरे दर्जे के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं. अब जैसे ऑल आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम अर्थ और रिटन डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल रिकॉर्ड्स
Talapatra, palm leaf manuscripts, inscriptions on the palm leaves, pillars, rocks, copper plates, potsherds, contemporary writings are called the primary sources. जैसे आपने उस समय एक और आपको बता, इंस्क्रिप्शंस होती हैं। जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? पत्थर पर, शिलालेख जिन्हें हम कहते हैं, पत्थर पर लिखी हुई होती हैं, या ताम्र पत्र अभिलेख होते हैं। अभिलेख शब्द इनके लिए यूज करते हैं, इंस्क्रिप्शंस शब्द हम इसके लिए प्रयोग जो है वो करते हैं। द बुक्स, आर्टिकल्स और अदर रिटन मटीरियल्स रिटन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर लिखा जाता है उसे हम सेकेंडरी सोर्स या दूसरे दर्जे के स्रोत जो है हम मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम जब बात करेंगे वो बात हम करेंगे कि लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं उनकी हम जो बात आज करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। आप सबने, आई होप आप सबने जो है टीवी पर या कहीं भी उनको देखा होगा। लेकिन एक बात उसके बारे में ये है कि उसको हम द ग्रेट एपिक्स, महाकाव्य मानते हैं। ऐतिहासिक तौर पर उनकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए ये नहीं कह सकता कि वो ऐतिहासिक स्रोत नहीं है हमारे लिए, वो सोर्स है। लेकिन वही बात आती है कि इतिहासकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से तथ्यों को इन सोर्सेज में से निकालता है। सो इतिहासकार का यही प्राइम जो है ड्यूटी है कि वो किस तरीके से इनमें से इंपॉर्टेंट तथ्य निकालकर उनको, उनके ऊपर आधारित इतिहास की रचना करता है। अब रामायण और महाभारत, महाभारत तो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, 1,00,000 श्लोक से ऊपर उसमें श्लोक हैं। तो हम महाभारत में क्या ऐतिहासिक ढूंढते हैं? हम जो क्रोनोलॉजी है, राज्य किस प्रकार थे, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी साहित्यिक, उनकी जो प्रणाली है सारी, उसके बारे में हम जो खोजबीन कर रहे हैं, जो आधारित हमने जो उसमें से मटेरियल मिलता है, वो बहुत काम जो है हमें आता है। सो बहुत जो मटेरियल हमें पुराने टाइम में मिलता है वो ज्यादा धार्मिक जो मटेरियल है हमारे पास आता है। However, a recent research into the historical traditions of India has made it clear that different society embody historical consciousness in different ways. मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि हर एक सोसाइटी की, हर एक समाज की अपनी एक विधि होती है जिस प्रकार वो इतिहास की रचना करता है। अब हम अगर बात करें वेदों की, तो हमारे पास, जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास 4 वेद जो हैं वो आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सो ये 4 जो वेद हैं, ये वेद क्यों लिखे गए, इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, और हम इसके बारे में और क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।